की नई महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई हैं। वो आज से कार्यभार संभाल रही हैं। आपको बता दें कि जनवरी में उन्हें और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी ने पार्टी का महासचिव नियुक्त किया था। उस वक्त प्रियंका विदेश में थी। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी ही बनाया गया है। प्रियंका के विदेश से लौटने से पहले पार्टी के दिल्ली मुख्यालय और लखनऊ के दफ्तर में उनके लिए कमरा तैयार कर लिया गया था। माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका की जोड़ी बीजेपी के सामने चुनाव के दौरान चुनौती पेश करेगी। कांग्रेस मुख्यालय से पहले वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। आज रॉबर्ट वाड्रा को उनकी इंग्लैंड की संपत्तियों के बारे में पूछताछ के लिए ईडी में पेश होना था। प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई और इसके पहले कल कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसे हटा लिया गया है। इन पोस्टर्स में राहुल, प्रियंका के साथ वाड्रा को दिखाए जाने को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया था। वहीं रॉबर्ट वाड्रा की पेशी को लेकर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि सच क्या है, दुनिया को पता है कि ये क्या हो रहा है। प्रियंका गांधी ने भाई राहुल का आभार जताया और कहा कि वो यूपी की जनता के शुक्रगुजार हैं। और चलिए हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए संवाददाता परीक्षित लुथरा जुड़ गए हैं। तो परीक्षित, ये बताएं कि प्रियंका गांधी ने कामकाज तो संभाल लिया है, इससे पहले वो पति के साथ ईडी के दफ्तर में भी गई हैं, उनका बयान भी आया है। अब इसे कैसे समझा जाए, किस तरह का मैसेज वो देना चाहती हैं? काफी बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट सेट करना चाह रही थी प्रियंका गांधी। यूपी की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी तो बना दिया गया है उनको यूपी ईस्ट के लिए, एक बहुत ही अहम एरिया के लिए। आज उनका कांग्रेस ऑफिस आने का कोई प्लान नहीं था। सुबह से हम पूछ रहे थे प्रवक्ताओं से, उन्होंने कहा था कि उनका आने का कोई प्लान नहीं है, वो कल ही आएंगी। शाम को 4 बजे एक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग है थर्सडे को एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में। लेकिन उन्होंने सबको सरप्राइज किया। वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस पर। वो दिखाना चाहती थी एक तरीके से कि वो अपने हस्बैंड के साथ है और वो इस प्रोब से नहीं डरती है, बिकॉज बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी इस इलेक्शन में। सो प्रियंका गांधी दिखाना चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को पूरी तरह बैक करती हैं। उन्होंने मीडिया पर्सन्स को भी यहाँ एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पे बोला कि आई स्टैंड विद माय हस्बैंड, आई स्टैंड बाय माय हस्बैंड। तो मैं अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती हूँ। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पे वो करीब 30 मिनट रही। यूपी के वर्कर्स से वो मिली, कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जो नेता यहाँ थे, कुछ राहुल गांधी के क्लोज एड्स भी थे, उनसे मुलाकात की और काफी हंगामा हो गया था एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि वो आज टेक ओवर करी थी और उसके बाद वो निकल गई। तो एक तरीके से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो करप्शन एलिगेशंस हैं और जो बीजेपी का कहना है उससे उनपे और कांग्रेस के कैंपेन पे फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ेगा। शुक्रिया परीक्षित तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब अपनी बात राहुल के साथ। कांग्रेस पार्टी ने इसी नाम के साथ नया कैंपेन भी शुरू किया है और इसकी पहली कड़ी में राहुल गांधी दिल्ली में देश भर से बुलाए गए छात्रों के साथ डिनर उन्होंने किया और इस अभियान को आप प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जवाब भी मान सकते हैं। पहली मुलाकात में राहुल ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए 7 छात्र छात्राओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो अगले 4 महीने तक राम मंदिर को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, जबकि आरएसएस का कहना है कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जरूरी है। आज आवास अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर राम मंदिर फिर चुनावी मुद्दा बना तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पे जाके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर आज देवस्थानम बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में रिव्यू पिटीशन पर बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उसके बाद त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने यू टर्न लिया है और कहा है कि सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री को लेकर उसे कोई ऐतराज नहीं है। और बोर्ड ने यह भी कहा है कि अयप्पा के मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को पूजा करने का हक मिलना चाहिए। बोर्ड अब कह रहा
कहा है कि समाज को बदलने के लिए कदम उठाने की जरूरत है और महिलाओं को हर जगह बराबरी का हक मिलना चाहिए। सबरीमाला मंदिर पर बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्णय भी किया है। जजमेंट हो जाने के बाद जब जजमेंट को और उसके तर्कों को बोर्ड ने पढ़ा, समझा, तो उसके बाद सचेत रूप से पूरा विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस फैसले का आदर किया जाए और उसको लागू किया जाए, क्योंकि वो फैसला जो है वो महिलाओं को पूजा के मामले में, वर्शिप के मामले में समानता, इक्वालिटी प्रदान करता है। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। रिजर्व बैंक की रेट पॉलिसी से एक दिन पहले बाजार में जोरदार तेजी हमने देखी है। निफ्टी ने 1 अक्टूबर के बाद आज फिर 11,000 का स्तर पार किया है। सेंसेक्स 350 अंक से ज़्यादा की मजबूती लेकर बंद हुआ है। इंट्राडे में 37,000 के पार भी आज ये निकला। बैंक निफ्टी भी आधा % आज चढ़ा है, लेकिन खास बात यहाँ ये रही है कि कई दिनों की बिकवाली के बाद मिड कैप इंडेक्स में आज रिकवरी आती हुई हमने देखी। हरे निशान पर जाके ये आज बंद हुआ है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भारतीय रेल की फंडिंग के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे ने LIC से 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए करार किया था, लेकिन रेलवे को अब तक सिर्फ 16,200 करोड़ की रकम ही मिली है। लेकिन क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझाने के लिए हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, रेलवे के साथ करार में तय रकम देने में LIC अब आनाकानी क्यों कर रही है, क्या है इसके पीछे वजह, बताएं। देखिए, रेल लाइनों के विस्तार, ट्रैकों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स की राह में आर्थिक किल्लत ना आए, इस लिहाज से रेलवे ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक करार किया था। इस करार के तहत LIC को रेलवे को 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग देनी थी, लेकिन सूत्रों से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद अब तक सिर्फ 16,200 करोड़ रुपए का फंड ही LIC की ओर से मुहैया कराया गया है। जो दलील LIC की तरफ से दी जा रही है वो ये कि किसी भी कंपनी के टोटल नेटवर्थ के 25% ज़्यादा वो फंड नहीं कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो LIC का करार हुआ था वो रेलवे की सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हुआ था, जिसकी अभी नेटवर्थ कुल 13,000 करोड़ रुपए की है। हालांकि सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से भी गुहार लगाई। वित्त मंत्रालय से ये कहा गया कि वो LIC से बात करे ताकि जो फंड का फ्लो है वो तेज किया जा सके, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मोर्चे पर भी वित्त मंत्रालय को कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। LIC ने साफ कर दिया है कि अगर वो इस नियम का उल्लंघन करता है तो हो सकता है कि IRDA उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसलिए जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था भारतीय रेल की तरफ से इन तमाम परियोजनाओं और योजनाओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया दीपाली तमाम डिटेल्स के लिए। अगर आपका DTH ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर नए सिस्टम की वजह से आपका टीवी ब्लैकआउट करता है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। ट्राई चेयरमैन RS शर्मा ने कहा है कि नए सिस्टम का केंद्र बिंदु कंज्यूमर है, उससे दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और ट्राई ने कहा है कि टीवी चैनल सब्सक्रिप्शन का नया सिस्टम पहले के मुकाबले सस्ता है। ट्राई चेयरमैन ने बताया कि ऐसी शिकायत मिली है कि प्लेटफॉर्म ऑपरेटर फ्री टू एयर चैनल्स नहीं दे रहे हैं। ये ट्राई के नियमों का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई हो सकती है। Some people had complained that on various platforms, platforms were not offering the freedom of choice to the consumer insofar as the first initial 100 channels were concerned. We have directed that every platform operator will ensure, because consumer has the final choice. It is ultimately the whole framework, the consumer is at the center of the universe. ओप्पो ने अपने K सीरीज का पहला स्मार्टफोन आज लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने ओप्पो K1 सीरीज फोन को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ उतारा है। ओप्पो K1 में कंपनी ने 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया है। भारत में ये फोन सिर्फ 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। ओप्पो K1 आपको 2 कलर पियानो ब्लैक और एस्ट्रल ब्लू में मिलेगा और फ़ोन की कीमत 16,990 रुपये है। इस स्मार्टफोन को आप 12 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर जाकर खरीद सकते हैं।
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ग्रोथ को देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा 14 जनवरी को अपनी XUV 300 को लॉन्च करने वाली है। क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में, आपको बता रही है हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा। M&M फाइनली एंटर कर रही है कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में, लेकर आने वाली है XUV 300 या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जिसे आप सैंगयोंग टिवोली के नाम से जानते हैं। लेकिन कंपनी ने टिवोली में भारतीय खरीदार और यहां सड़कों को ध्यान में रखकर कई बदलाव किए हैं। इसी वजह से साइज के मामले में भी टिवोली से ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, लेकिन इंटीरियर में ज्यादा स्पेस मिले इसके लिए इसका व्हील बेस 2600 मिलीमीटर है। लुक के लिहाज से XUV 500 की तरह ये दिखती है क्योंकि उसी डिजाइन थीम पर इसे बनाया गया है। इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है, जैसे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सनरूफ, 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम और चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स। सेफ्टी के लिए ABS EBD के साथ 7 एयरबैग्स मिलते हैं। XUV 300 आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिल रही है। पेट्रोल वाली XUV 300 में 1.2 लीटर का इंजन है जो 17 किलोमीटर की माइलेज देता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन है जो टेस्ट कंडीशन में 20 किलोमीटर की माइलेज देता है और दोनों ही वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियर्स हैं। हम 1.5 लीटर डीजल चला रहे हैं, इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। ये गाड़ी आपको सिर्फ फिलहाल मैनुअल में मिलेगी और इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में टिवोली में 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए महिंद्रा सिर्फ 2 व्हील ड्राइव लेकर आ रही है XUV के साथ। इसका सीधा मुकाबला मारुति विटारा ब्रेजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों से है। माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत 8 से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस गाड़ी की पूरी टेस्ट ड्राइव देखिए इस वीकेंड आवाज ओवरड्राइव पर इन वक्त पर।